आज का हमारा टॉपिक अहीर या कहिए यादव कास्ट है, जो कि भारत की एक प्रमुख और तारीखी कास्ट है जिसकी हिस्टोरिकल रूट्स प्राचीन काल से जुड़ती हैं। और ये अपनी बहादुरी, पशुपालन और एग्रीकल्चर के रिच ट्रेडिशंस के लिए जानी जाती है। इनका सीधा संबंध महान श्री कृष्ण के वंश से माना जाता है। सेगुना यादवों की बाकायदा करीब 130 सालों तक हुकूमत भी रही है। इनकी हुकूमत उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर साउथ में तुंगभद्रा नदी तक फैले दक्कन के पश्चिमी इलाकों पर थी। उनके इलाके आज का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ भाग और उत्तरी कर्नाटका के कुछ हिस्से शामिल थे। उनका कैपिटल देवगिरी था, जिसे दौलताबाद के नाम से जाना जाता था। वैसे अगर शुरुआत के सामंती काल को भी शामिल कर लिया जाए तो यादवों की हुकूमत का काल तकरीबन 400 साल था। आला-उदल की गाथाएं तो सुनी रखी होंगी आपने, वो भी अहीर माने जाते हैं। सन 1182 में महोबा की जंग में उन्होंने महान पृथ्वीराज चौहान तक को हरा दिया था। अहीर एक अहम और वसी यानी व्यापक तौर पर फैली हुई जात है, जो चरवाहों और किसानों के तौर पर पूरे सूबे में बड़ी तादाद में पाई जाती है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि वो एक क्षत्रिय बाप और वैश्य औरत की औलाद है, लेकिन डिफरेंट जातों की ओरिजिन के बारे में मजहबी किताबें एक दूसरे से बहुत डिफरेंट बातें बयान करती हैं। यादवों की ये चरवाहा कौम प्राचीन भारत में आज के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैसियत रखती थी। रामायण और महाभारत में पश्चिम के आभीरों का जिक्र मिलता है और पुराणों के भूगोल यानी ज्योग्राफी में ताप्ती से देवगढ़ तक भारत के पश्चिमी तट के इलाकों को आभीर या ग्वालों का प्रदेश कहा गया है। जब 8वीं सदी में काठी लोग गुजरात पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मुल्क का बड़ा हिस्सा अहीरों के कब्जे में था। असीरगढ़ का नाम, जिसे फरिश्ता और खजाना अमीरा असा अहीर से निकला हुआ बताते हैं, यह जाहिर करता है कि दक्कन में भी इस कौम की अहमियत थी। टॉलेमी के अबीरिया में इस नाम के निशान मिलते हैं। अबीरिया नाम के एक इलाके का जिक्र टॉलेमी ने अपनी 2nd सेंचुरी में लिखी अपनी ज्योग्राफी की किताब में किया है, जो कि गुजरात में था। पहली दूसरी शताब्दियों में नेपाल के राजा भी आभीर थे और संभवतः वो पाल या गडरिया डायनेस्टी से रिलेटेड थे, जिसने बंगाल पर 9वीं से 11वीं सदी तक शासन किया था। उनका शासनकाल बंगाल का गोल्डन एरा, स्वर्णिम युग कंसिडर किया जाता है। पूर्वी भारत की इस जाति के बारे में मिस्टर रिस्ले लिखते हैं कि वे अपना वंश श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। श्री कृष्ण खुद यादवों के वंशज माने जाते हैं, जो एक नोमैडिक जाति थी और जो पशु चराती थी और मक्खन बनाती थी, और माना जाता है कि उन्होंने मथुरा के आसपास शुरुआत में रिहाइश अख्तियार की थी। इसी ट्रेडिशन की याद में उत्तर पश्चिमी इलाकों में उनकी एक उपजाति आज भी यदु या जदुवंशी कहलाती है। मजमूई तौर पर यानी इफ टेकन एज अ होल, ग्वालों की रिवायत सिर्फ इतना जाहिर करती है कि उनकी शुरुआती आबादियां मथुरा के आसपास थीं और यही इलाका इस जाति के फैलाव का मरकज या सेंटर था। डॉक्टर बुकैनन ने एक थ्योरी दी थी जिसके मुताबिक ग्वाले वैश्य हुआ करते थे, जिनको एक कथानुसार वैश्य से अलग होना पड़ा था। बहरहाल ग्वाला नाम का बड़ा सामाजिक समूह सिर्फ उत्तरी पश्चिमी इलाकों के सेमी आर्यन ग्वालों डिफ्यूजन ही से नहीं, बल्कि दूसरी पशुपालक जनजातियों को भी शामिल किया गया जो आर्य नहीं थी। इसी वजह से ग्वालों में रंग, रूप और शारीरिक बनावट में बहुत फर्क दिखाई देता है, जिससे यह साबित होता है कि इस जाति में विभिन्न तत्व सम्मिलित हो गए। कॉलोनल डेल्टन लिखते हैं कि मथुरा निवासी ग्वालों के फीचर्स हाई, शार्प और डेलिकेट हैं, जबकि उनका रंग भी भूरा होता है। जबकि मगध उपजाति के लोग सांवले, भारी जिस्म वाले और बड़े हाथ पांव वाले हैं। इससे जाहिर होता है कि असल कबीले के लोग दूर दूर तक फैल गए और साथ ही दूसरी नस्लों के वो लोग भी जो चरवाहे थे इस जात में शामिल हो गए। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक वे अबार नाम की शक यानी स्कीथियन जनजाति के वंशज थे, जो ईसा पूर्व 1ली या 2री सेंचुरी में उत्तर पश्चिम से भारत में आए थे। उन्हें एक प्राचीन भारतीय तथा अर्ध भारतीय जाति माना जाता है, जिसे शकों के हमले से पहले दक्षिण की तरफ ढकेल दिया गया था। यह तय है कि वो इन प्रांतों और आसपास के क्षेत्रों के बहुत प्राचीन निवासी थे। एक नेपाली लेजेंड के मुताबिक
किरातों ने अहीरों को निकालकर वादी पर कब्जा कर लिया था। किरात एक प्राचीन जाति थी जो कि काठमांडू घाटी में पहले शासक राजवंश के रूप में जानी जाती है। इनका उल्लेख महाभारत और अथर्ववेद में भी मिलता है। लगभग 2000 साल पहले एक मिर्च कटिका यानी टॉय कार्ड नाम का एक नाटक संस्कृत में लिखा गया था। उसमें भी लिखा है कि उज्जैन के राजा पलक को हटाने वाला कामयाब विद्रोही आर्यक नाम का एक आदमी था जो ग्वाला जाति से था। इसी तरह बौद्ध हिस्ट्री में भी एक ग्वालों के शाही राजवंश के एक चंद्रगुप्त का जिक्र मिलता है। अवध में ये लोग बहुत पुराने प्राचीन समय से बसे हुए मालूम होते हैं और प्रोबेबली राजपूतों के हमले से पहले के मूल निवासी थे। ये भी कहा जाता है कि इनका भरों से गहरा संबंध था और रायबरेली जिले के डलमऊ में भर वीर योद्धा दल के सम्मान में लगने वाले मेले में ये बड़ी तादाद में भाग लेते थे। भर जाति की परंपराओं में वीर दल का जिक्र मिलता है जो कि एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर माना जाता है। जनरल कनिंगम ने मनु में उनके जिक्र उल्लेख की बुनियाद पर यह अनुमान लगाया कि ये लोग सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के समय से पहले ही भारत में मौजूद थे और चूंकि ये मिर्जापुर, बनारस और शाहबाद के पूर्वी जिलों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जाटों और गुर्जरों की तरह इंडो स्कीथियन जातियों से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि उनकी हुकूमतें ऊपरी गंगा के इलाकों से आगे नहीं बढ़ी थी। इसी तरह उनकी कुछ रिवायतें उनको आला नस्ल से जोड़ती हैं। चुनांचे बुलंदशहर में ये अपने आप को चौहान राजपूत कहते हैं। रोहिलखंड की ब्रांच का कहना है कि वो तकरीबन 700-800 साल पहले हिसार से आए थे। गोरखपुर में बरगाह सबकास की महिलाएं राजपूत खानदानों में दाईगिरी यानी वेट नर्सेस का काम करती थी। कुछ दूसरे लोग अपने आप को जट कहते हैं और अपने ओरिजिन भरतपुर से जोड़ते हैं, जबकि सब अपने आप को क्षत्रिय करार देते हैं। दउआ सबकास और बुंदेला राजपूतों के दरमियान भी करीबी ताल्लुक पाया जाता है, जिनके वहां दउआ सबकास के लोग दाईगिरी का काम करते थे। आजमगढ़ में वो दावा करते हैं कि वो कभी क्षत्रिय शासक थे और मैनपुरी में वो अपने आप को मेवाड़ के राजा कतीरा की औलाद बताते हैं जो मुस्लिम आक्रमण के वक्त अपने वतन से निकाल दिए गए थे और महाबान के राजा दिक्पाल के वहां उन्होंने पनाह ली थी। बाद में उनके बेटे ने राजा दिक्पाल की बेटी कान्हा कुंवर से शादी की थी जिनसे पाठक सबकास की नस्ल चली। इस इलाके में ये सबसे आला खानदान शुमार होते हैं और उनके नाम की वजह बयान करने के लिए एक अजीब रिवायत भी मशहूर है। वो ये कि राणा कतीरा पर दिल्ली के बादशाह ने हमला किया था। उस हमले में उनके राज्य के फाटकों यानी 12 दरवाजों में से सिर्फ एक ही आखिर तक टिका रहा। जब दुश्मन पीछे हट गया तो राणा ने उस 12वें दरवाजे यानी फाटक के मुहाफिजों यानी रक्षकों को उनकी असाधारण बहादुरी और वीरता के लिए उनके सम्मान में एक आदेश जारी किया कि उन्हें और उनकी औलादों को हमेशा के लिए पाठक या फाटक की उपाधि या लक़ब से पुकारा जाए। अंग्रेजों के जमाने में हुई जनगणना में अहीरों को 18 मेन सबकास में तकसीम किया गया था या दर्ज किया गया था, जो कि इस तरह है। बनबंसी जो राजा बेन की संतान माने जाते हैं, भिरगुड़ी, दनवा, ढिंडोर, गद्दी, गामेल, घोड़ चढ़ा यानी घोड़ों पर सवार, घोसी या पुकारने वाला, गुज्जर, ग्वाल वंश, जदू वंश यानी यादव वंश के, कमरिया, खुनखुनिया, कुर, नंद वंश यानी नंद की संतान जो कि श्री कृष्ण के पालक पिता थे यानी फॉस्टर फादर, पाठक, रजौरिया और रावत। सर एलियट ने अहीरों के इंटरनल स्ट्रक्चर को काफी स्टडी किया था। वो लिखते हैं कि इनमें 3 मुख्य शाखाएं होती हैं, नंद वंश, जदू वंश और ग्वाल वंश, जिनमें सिर्फ यही समानता है कि तीनों ही अहीर हैं। नंद वंशी ज्यादातर रहते हैं सेंट्रल दोआब रीजन में, जिनमें हाथरस, आगरा, एटा, मथुरा, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज और औरैया वगैरह जिले आते हैं। जदुवंशी ज्यादातर रहते हैं अपर दोआब रीजन में, जिनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर वगैरह जिले आते हैं। ग्वाल वंश के ज्यादातर लोग रहते हैं लोअर दोआब रीजन में, जिनमें कानपुर, फतेहपुर, बनारस, कौशाम्बी और इलाहाबाद वगैरह जिले आते हैं। इस तरह सेंट्रल दोआब रीजन के लोग खुद को नंदवंशी कहते हैं
अपर दोआब रीजन के लोग खुद को जदुवंशी कहते हैं और लोअर दोआब रीजन के लोग खुद को ग्वालबंशी कहते हैं। आगरा जिले में नंदबंशी रहते हैं जो खुद को श्री कृष्ण के फॉस्टर फादर नंद की संतान कहते हैं, जबकि ग्वालबंशी दावा करते हैं कि वो उन गोपियों की संतान हैं जो वृंदावन और गोकुल के वनों में श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती थी। इसी तरह एक सबकास्ट होती है किश्नौत जो दावा करती है कि बालक कृष्ण का पालन पोषण उन्हीं के बीच हुआ था। अहीर कास्ट में बहुत लेजेंड्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं जिनका यहाँ बयान कर पाना बहुत मुश्किल काम होगा। इस कास्ट के अंदरूनी मामलात यानी इंटरनल अफेयर्स एक पंचायत या जनजातीय परिषद के जरिए चलाए जाते हैं। अब जैसे मिर्जापुर के इलाके में पंचायत का संचालन सदारत एक परमानेंट चेयरमैन यानी चौधरी के जरिए किए जाते हैं। अहीर कास्ट में पूरा एक सिस्टम होता है। इनके अपने अलग मैरिज रूल्स हैं, ट्राइबल काउंसिल्स हैं, एडॉप्शन के रूल्स हैं, मैरिज सेरेमनीज हैं, डेथ सेरेमनीज हैं, मगर इनका मजहब एक ही है जो कि हिंदू मजहब है। विलियम क्रूग ने जब भारत में मौजूद कास्ट यानी जातियों पर अपनी किताब लिखी तो उन्होंने लोकली प्रिविलेंट यानी प्रचलित ट्रेडिशंस और टेल्स को स्टडी करा और साथ ही कई पढ़े लिखे भारतीय ज्ञानियों द्वारा लिखे गए लेखों से काफी मदद ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक था अहीर जाति पर, उसको लिखने से पहले विलियम क्रूग ने एक तो मिर्जापुर में रहकर वहां के ज्ञानी लोगों से गहन पूछताछ करी, जानकारी इकट्ठा करी। दूसरे ये कि उन्होंने कानपुर के डिप्टी कलेक्टर पंडित बलदेव प्रसाद और आगरा के डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के इस जाति पर लिखे गए नोट्स के आधार पर अहीर जाति पर ये नायाब जानकारियां उपलब्ध कराई थी।